अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट एन ओपिनियन जो कि द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में पब्लिश हुआ 5 अप्रैल को। शाहिद जावेद बुर्की ने याद इसके ऑथर हैं। टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड द सुएज ब्लॉकेज। इस आर्टिकल में ओपिनियन में इन्होंने प्रेजेंट किया है कि ग्लोबलाइजेशन है क्या। ग्लोबलाइजेशन को उन्होंने एग्जाम्पल की बेसिस पे एक्सप्लेन किया है एंड देन इसमें रियल वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन की जो एग्जांपल्स हैं उनको बताया है और फिर उसे लिंक किया है जो अभी सुएज कैनाल में शिप ब्लॉक हुई थी उससे लिंक किया है और बताया है कि कैसे इंटरडिपेंडेंस की वजह से लोग लिंक्ड है। और फिर एंड में इन्होंने सीपैक और चाइना की स्ट्रेटजी को डिस्कस किया है। सो लेट्स बिगिन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओपिनियन और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। सो लेट्स बिगिन। इसमें कहा गया है द वर्ल्ड बिकेम स्मॉलर एंड फ्लैटर एज अ रिजल्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द इंटरनेशनल फ्रंटियर। कि द वर्ल्ड मतलब दुनिया बिकेम स्मॉलर छोटी हो गई है एंड फ्लैटर एज अ रिजल्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस मीन्स के एब्रप्टली फौरी तौर पे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है अक्रॉस द इंटरनेशनल फ्रंटियर्स के फ्रंटियर्स इंटरनेशनल जो बैनुल अक़वामी फ्रंटियर्स हैं या बॉर्डर्स हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज बहुत ही फौरी तौर पर अर्जेंट होती गई है, मतलब बहुत तेज़ रफ्तारी से होती गई है। देयर आर ऑल्सो ईज ऑफ कॉन्स्टेंट्स मीन्स लिमिटेशंस मीन्स के रुकावटें ऑन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज़ अमंग द नेशंस के सामान की या अशिया की आमदोरफ्त भी आसान हो गई है मुल्कों के बीच में। इवन द मूवमेंट ऑफ पीपल बिकेम ईजियर विद द रिजल्ट दैट देयर वाज अ प्रोनाउंस में नोटिसेबल वो चीज़ जो आपको एकदम से समझ आए। प्रोनाउंस चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल ऑफ अ फॉरेन ओरिजिन इन द पॉपुलेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्री। कि इवन जो लोगों की मूवमेंट है मीन्स हरकत एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन जो है वो आसान हो गई है, जिससे क्या हुआ है कि एक नोटिसेबल चेंज आपको मिलेगा कि वो लोग जो उस मुल्क के नेटिव नहीं हैं वो डेवलप कंट्रीज़ में माइग्रेट करके चले गए हैं। मतलब लोगों की भी आमदोरफ्त एक्सचेंज और बॉर्डर्स या जो अपने कंट्रीज़ को छोड़ के दूसरे डेवलप कंट्रीज़ में रहने का रुझान भी बढ़ गया है। मोस्ट ऑफ दीज डेवलपमेंट अकर्ड इन 1980s एंड 1990s। ये जो ज़्यादातर ये डेवलपमेंट अकर हुई है 1980s और 1990s के टाइम में गिवन एंड टुगेदर दे आर गिवन द नेम ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। मतलब ग्लोबलाइजेशन इज़ अबाउट एक्सचेंज और इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, पीपल एंड गुड्स या कमोडिटीज़। तो मोस्ट एक्सपर्ट सॉ दीज चेंजेस इन पॉजिटिव लाइट। बहुत सारे एक्सपर्ट ने इस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिव लिया। दीज फ्रीयर मूवमेंट हैज़ प्रोफाउंड कंसिक्वेंसेस। प्रोफाउंड मीन्स जिनका गहरा असर हो। तो इन जो फ्री मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, पीपल एंड गुड्स और कमोडिटीज़ है उसके दो जो है वो गहरे या इम्पेक्ट करने वाले असरात हैं, जिनमें है दे चेंज द वे द प्रोडक्ट वर प्रोड्यूस्ड। इन्होंने प्रोडक्ट के सामान के या चीज़ के प्रोडक्शन के तरीके को ही चेंज कर दिया है। एंड ऑल्सो द वे कॉमर्स वॉज ऑर्गेनाइज्ड एंड कंडक्टेड। और किस तरीके में तजारत होती है उसका भी तरीक़ाकार बिल्कुल सिरे से तब्दील कर दिया है। लुकिंग एट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग थिंग, अगर हम देखें कि चीज़ें कैसे बनती हैं, फर्म स्प्लिट देयर ऑपरेशन टेकिंग सम पार्ट टू द प्लेस वेयर दे कुड मैन्युफैक्चर चीपली। तो फर्म्स क्या करती हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, अपना आधा प्रोडक्शन का हिस्सा उन मुल्कों में लेके जाती हैं जहाँ पे लेबर आसानी से कम कॉस्ट पे अवेलेबल हो, चीज़ें सस्ती हों, तो वहाँ से वो प्रोडक्शन करवाती हैं। The result was the development of global supply chain that were networked to produce final products। तो इसका रिजल्टेंट क्या हुआ, इसका नतीजा क्या निकला कि एक ग्लोबल सप्लाई चेन बन गई जो कि एक नेटवर्क है टू प्रोड्यूस फाइनल प्रोडक्ट के फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करने की शक्ल में लाने का एक नेटवर्क है। एप्पल जो है बिकेम द मोस्ट साइटेड एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग ऑफ दिस स्प्लिट प्रोडक्शन लाइन। कि एप्पल जिसके फ़ोन और लैपटॉप्स वगैरह आते हैं तो वो जो है स्प्लिट प्रोडक्शन की एक अच्छी मिसाल है कि द डिज़ाइन ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट वर मेड इन द हेडक्वार्टर नियर सिएटल इन यूनाइटेड स्टेट
एंड मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग वाज डन इन साउथ चाइना। के प्रोडक्ट जो है वो एप्पल के वो डिज़ाइन होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में और वो बनते हैं साउथ चाइना में। There, a huge Taiwan-owned company assemble parts and component made in and import from number of countries, mostly in East Asia। और फिर कह रहे हैं कि वहाँ पे चाइना में, साउथ चाइना में ताइवान की एक कंपनी है जो कि कुछ कंपोनेंट्स खुद बनाती है, कुछ ईस्ट एशिया के दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करती है। द फाइनल प्रोडक्ट असेंबल्ड वाज फ्लोन और शिप्ड टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शन मोस्टली इन नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप। और जो फाइनल असेंबल हुआ वह डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिला के जो फाइनल प्रोडक्ट बना या फाइनल एप्पल का जो प्रोडक्ट बना वो जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहाँ पे उसे कंज्यूम किया जाए, और वो कंज्यूम कहाँ पे होता है? नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप में। तो आप यहाँ पे देखिए इसकी डिज़ाइनिंग यूनाइटेड स्टेट्स में भी, मैन्युफैक्चरिंग साउथ चाइना में हो रही है और उसमें भी साउथ चाइना में ताइवान की एक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कुछ कंपोनेंट्स वो ईस्ट एशिया से मंगवाती है और फिर जब उनकी फाइनली असेंबल हो जाता है तो फिर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है नॉर्दर्न अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में। तो ये एक ग्लोबल सप्लाई चेन की मिसाल दी गई है। There were other examples, कुछ और भी मिसालें हैं। I remember reading what the news or magazine The Economist called the story of a man's shirt। यहाँ पे उन्होंने रेफ़र किया है इकोनॉमिस्ट के एक आर्टिकल को जो कि जिसका टाइटल था स्टोरी ऑफ अ मैंस शर्ट, मतलब जो मर्द या आदमी शर्ट पहनते हैं उसकी प्रोडक्शन की स्टोरी बताई गई है। These items of male dress were designed by fashion boutique in Europe and US and were made from the fabric turned out by the factory in Bangladesh। और ये जो कमीज़ है या शर्ट जो है वो उसका डिज़ाइन या कहाँ पे हुआ, यूरोप में या USA में, और फिर उसके अलावा जो फैब्रिक उसका बना वो बांग्लादेश की फैक्ट्रीज़ में बना। Since Bangladesh did not grow cotton, the fabric was made from the yarn spun in India और पाकिस्तान। क्योंकि बांग्लादेश में कपास नहीं उगाई जाती, वहाँ पे यार्न नहीं होता, तो इसका मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान या इंडिया से ये यार्न लेता होगा, धागा लेता होगा, जिसमें से वो अपना प्रोडक्ट या कपड़ा बनाता है। कटिंग एंड सूइंग वाज डन बाय द शर्ट मैन्युफैक्चरर इन चाइना। और जो कटिंग सिलाई कटिंग ये वगैरह चाइना में होती है। द शर्ट वंस मेड, जब ये शर्ट बन जाएगी, वर सेंड टू हांगकॉन्ग, उसके बाद वो हांगकॉन्ग के पोर्ट पे भेजी जाती है, टू बी पैक्ड एंड शिप्ड टू द US एंड यूरोप, कि वहाँ पे हांगकॉन्ग में जाके वो पैक होगी और फिर US और यूरोप की तरफ भेजी जाएगी। तो वो जो शर्ट है पहले उसका डिज़ाइन US और यूरोप में हुआ, उसका जो फैब्रिक है वो बांग्लादेश में बना, पर फैब्रिक के लिए जो कपास या धागा मिला था वो पाकिस्तान और इंडिया में उगा। फिर इंडिया चाइना में उसकी कटिंग वगैरह शर्ट की हुई, उसके बाद शर्ट जो बन गई तो उसकी पैकेजिंग हांगकॉन्ग में हुई और फिर वहाँ से US और यूरोप जहाँ पे वो पहनी जाएगी भेजी गई। तो ये भी आपके पास एक एग्जाम्पल है ग्लोबल सप्लाई चेन की। ये एक इम्प्लीकेशन है कि ग्लोबलाइजेशन कैसे हुई है। तो द वे रिटेल ऑपरेट ऑल्सो चेंज। अब रिटेल में बताया गया है, मैन्युफैक्चरिंग के एग्जांपल्स के बाद बताया गया रिटेल भी जो है, रिटेल बिजनेस भी, उसमें भी बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आया है। कैसे? बिग स्टोर्स फाउंड इट एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड ऑपरेट लार्ज वेयर हाउसेज। जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं उन्होंने वेयर हाउस मीन गोदाम, उनको जो गोदाम बनाना है वो गोदाम को ऑपरेट करना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता था। दे बिगेन टू रिलाई ऑन व्हाट इज़ कॉल्ड जस्ट इन टाइम सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल। तो उन्होंने नई स्ट्रेटजी जो कि कहलाती है जस्ट इन टाइम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल उसको अडॉप्ट किया। वो जस्ट इन टाइम ये होता है कि जब आपको सामान की नीड होगी तब उसी टाइम पे आप उसको डिमांड करेंगे, अपने पास ऑलरेडी वेयर हाउस में नहीं रखेंगे। इट वॉज मोर एफिशिएंट एंड चीपर टू ब्रिंग इन प्रोडक्ट एज दे वर मेड रादर देन स्टोरिंग देम इन एक्सपेंसिव स्पेस इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड फॉर देम। एंटिसिपेशन मीन्स प्रिडिक्ट करना, तो एंटिसिपेट मीन मुतवक्किल होना। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये ज़्यादा एफिशिएंट और चीप है कि प्रोडक्ट को टू ब्रिंग इन द प्रोडक्ट उस टाइम पे एज दे वर मेड, जिस टाइम पे उनको बनाया जाए, रादर देन ना कि स्टोरिंग देम इन एक्सपेंसिव स्पेस इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड फॉर देम, कि ना कि उनको एक्सपेंसिव स्पेस मीन्स कि वेयर हाउस में रखा जाए इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड फॉर देम, के जो कि एक एस्टिमेट पे या मुतवक्किल डिमांड की बेसिस पे हम प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस में ला के रखें। ये ज़्यादा महंगा तरीका है रादर देन कि एफिशिएंट और चीप वे ये है कि जिस टाइम पे उस प्रोडक्ट को बनना है उसी टाइम पे उसे लाया जाए। ग्लोबलाइजेशन डिलीवर्ड until the time it couldn't। ग्लोबलाइजेशन ने हमें उस वक्त तक फ़ायदा दिया जब तक वो ना दे सकती थी। एक रिव्यूअर एज अ रिव्यूअर राइटिंग फॉर द न्यूयॉर्क टाइम पुट इट मीन्स कि एक्सप्लेन करते हैं, yet as in everything in life
ओवर डूइंग अ गुड थिंग कैन ब्रिंग डेंजर। न्यूयॉर्क टाइम में जो एक रिव्यूअर है वो लिखते हैं येट एज इन एवरीथिंग इन लाइफ, ज़िंदगी में हर चीज़ में ओवर डूइंग इज़ अ गुड थिंग, मतलब किसी अच्छे काम को अगर ज़्यादा किया जाए कैन ब्रिंग डेंजर, तो वो ख़तरा ला सकती है। द मोस्ट ग्लेरिंग मीन्स कि वो चीज़ जो चुभती हो, अनकम्फर्टेबल लगती हो, या जो ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग हो या शाइनी हो। द मोस्ट ग्लेरिंग एग्जाम्पल ऑफ फेलियर केम इन लेट मार्च व्हेन द एवरग्रीन, अ जायंट शिप कंटेनर शिप द साइज ऑफ 4 फुटबॉल फील्ड गॉट स्टक इन सुएज कैनाल। तो यहाँ पे बताया गया कि इसकी एक जो अच्छी हाईलाइटेड मिसाल है वो कैन बी के एक फेलियर जो कि हुआ मार्च में, जब एवरग्रीन, ये नाम याद रखिएगा, एवरग्रीन एक बहुत ही बड़ा कंटेनर शिप जो कि तकरीबन 4 फुटबॉल फील्ड्स की साइज़ का है, वो सुएज कैनाल में फंस गया। स्ट्रैंडिंग अ शिप 100 शिप ऑन बोथ एंड्स ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैसेज वे। स्ट्रैंडिंग मीन रोक देना, तो उसकी वजह से बहुत ही बड़ी नंबर और तादाद में जो है दुनिया की बहुत सारी जो है शिप्स रुक गई सुएज कैनाल के पास। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग की रिसर्च के मुताबिक द लॉस इज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स हेल्ड ईच डे वॉज एस्टिमेटेड एट 9.6 बिलियन, कि 9.6 बिलियन का हर दिन के हिसाब से जो है नुकसान हुआ। दिस बिकम अ कॉज ऑफ मेजर डिसरप्शन इन इंटरनेशनल बिजनेस। डिसरप्शन मीन्स कि एक नॉर्मल फ्लो को या नॉर्मल रूटीन को ख़राब करना, तो इसकी वजह से इंटरनेशनल बिजनेस ने बहुत सफ़र किया। 1/10 ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज शिप थ्रू सुएज, कि दुनिया का जो वर्ल्ड ट्रेड जो है, दुनिया का जो ट्रेड तिजारत में 10% 1/10 हिस्सा जो है वो सुएज कैनाल के थ्रू होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट उसकी होती है। तो सुएज कैनाल की सिग्निफिकेंस आप देख सकते हैं कि 1/10 ऑफ वर्ल्ड ट्रेड जो है शिप होता है सुएज कैनाल के थ्रू। तो उसके ब्लॉकेज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना एक्सटेंसिव जो है नुकसान हुआ होगा इंटरनेशनल बिजनेस को, जो कि ब्लूमबर्ग के एस्टिमेट के मुताबिक हर दिन का जो एस्टिमेटेड नुकसान है वो $9.6 बिलियन है। फिर यहाँ पे बताया गया एक्सपर्ट फ्रॉम सेवरल सी फेयरिंग नेशन, सी फेयरिंग मीन्स कि वो मुल्क जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए समंदर को इस्तेमाल करते हैं, went to Egypt to help that country and find the way to release the ship and open the canal for traffic। हर मुल्कों ने जो समंदर को एज ए ट्रांसपोर्ट का मोड यूज़ करते हैं, उन्होंने एक्सपर्ट भेजे इजिप्ट में, बिकॉज सुएज कैनाल इजिप्ट में है, ताकि वो इजिप्ट को हेल्प कर सकें कि सुएज कैनाल को के ट्रैफिक को बहाल किया जाए। डजन ऑफ ड्रेजर्स होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं समंदर में, एंड टग बोट्स मीन्स के रस्सा कशी करने वाली जो कश्तियाँ होती हैं, एंड टू वर्क बाय साइड ऑफ द शिप, उन्होंने भी कश्ती को सुएज कैनाल में, एवरग्रीन शिप को सुएज कैनाल के ब्लॉकेज से हटाने की कोशिश की। द ऑपरेशन वॉज डेलिकेट मीन नाजुक, सिंस देयर वॉज सम फेयर दैट द शिप कुड ब्रेक इनटू 2 हाफ्स। ऑपरेशन नाजुक था, नाजुक इन अ सेंस कि सूरत हाल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड गमगीर थी, कि ऐसा भी पॉसिबल है कि ये कश्ती 2 हिस्सों में टूट सकती थी। देयर वॉज टॉक ऑफ ब्रिंगिंग इन हेलीकॉप्टर टू लिफ्ट द हैवी कंटेनर एंड मेक द शिप लाइटर, और ऐसी भी बातें चल रही थी कि हेलीकॉप्टर से कुछ सामान इसमें से अनलोड किया जाए ताकि शिप का वेट कम हो और ये यहाँ से निकल सके। द शिप वॉज स्टक फॉर अ वीक एंड फाइनली फ्रीड ऑन मार्च 29। एक हफ्ते के लिए शिप जो है वो सुएज कैनाल में फंसी रही, और 29 मार्च को वो जाके फाइनली फ्री हुई थी या निकली थी, और ब्लॉकेज जो है सुएज कैनाल में से ख़त्म हुआ था। The increasing size of the container ship is one more indication of the impact of sharp increase in the world trade। यहाँ पे बताया गया कि जो साइज़ ऑफ कंटेनर जो है जितना ज़्यादा बढ़ा हो गया, इसका मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड कितना एकदम से शार्प इंक्रीज़ हुआ है। अकॉर्डिंग टू एलेंस ग्लोबल कॉर्पोरेशन एंड स्पेशलिटी, एक कंसल्टेंट कंपनी है, कि देयर हैव बीन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंटेनर लोडेड ऑन द शिप, कि एकदम से जो है बहुत ही वाफिर मिकदार में इंक्रीज़ हुआ है नंबर ऑफ़ कंटेनर्स जो कि शिप्स पे लोड किए जाते हैं उसमें। दिस हैज़ इंक्रीज 1500% ओवर द पास्ट हाफ सेंचुरी। तो पिछले 50 सालों में ये
1500 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा है एंड हैज़ डबल्ड ओवर द लास्ट डिकेड। और पिछले 10 सालों में ये वैल्यू मतलब कंटेनर्स जो लोड हो रहे हैं शिप्स पे डबल हो गए, दुगने हो गए। दिस डिपेंडेंस ऑफ वन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट गॉट डिस्टर्प्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक। और इसी डिपेंडेंस में जो है एक फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो ख़राब डिस्टर्प्ट हुई, मतलब उसका नॉर्मल ऑपरेशंस जो है वो ख़राब हुए कोरोना वायरस की वजह से, जैसे एयर ट्रांसपोर्टेशन जब बंद हुई थी। Demands increased enormously for the product manufacturing in East Asia in need by a homebound workers in West। कि डिमांड बढ़ गई enormously मीन एकदम से बहुत बड़ी मिकदार में for the products manufactured in East Asia। ईस्ट एशिया में जो प्रोडक्ट्स बनते थे उनकी एंड और वो कहाँ पे कंज्यूम किए जाए, इन नीड बाय द होम बाउंड वर्कर्स इन वेस्ट, जो कि वेस्ट में मतलब मगरबी ममालिक में जो होम बाउंड वर्कर्स हैं, लॉकडाउन में जो घरों पे रह गए, जिनको घरों से काम करना है, वहाँ पे ईस्ट एशिया के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई। द नीड फॉर एक्सरसाइज एंड ऑफिस इक्विपमेंट फॉर इंस्टेंस इंक्रीज एज अ सिग्निफिकेंट proportion for the workforce stayed at home। कि जो एक्सरसाइज और ऑफिस इक्विपमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन मतलब बहुत ही ज़्यादा मिकदार में उनकी जो है डिमांड बढ़ी। किसने डिमांड बढ़ाई? फॉर द वर्कफोर्स हु इट स्टेड एट होम। मतलब जैसे ही वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड आया तो लोगों को अपने घरों में ऑफिस इक्विपमेंट, टेबल वगैरह चाहिए होते थे, तो इन चीज़ों की डिमांड इंक्रीज हो गई। चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबल डिमांड फॉर गुड एंड वर्कर शॉर्टेज वर ऑलरेडी हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन द शिपिंग। कि जो चेंज हो रहा है ग्लोबल डिमांड के स्ट्रक्चर में, गुड्स का डिमांड चेंज हो रही है और वर्कर्स की शॉर्टेज हो रही है, उसका ऑलरेडी शिपिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। 3/4 of all the container ships traveling from Asia to Europe arrive late in February according to the Sea Intelligence and Research Company in Copenhagen। तो बता रहे हैं कि 3/4 मतलब 75% of the ship, 3/4 of the all ship कंटेनर शिप्स मतलब 75% ऑफ द शिप जो कि जा रही थी एशिया से यूरोप, वो फरवरी में लेट अराइव हुई। ये डेटा दिया है सी इंटेलिजेंस, एक रिसर्च कंपनी है कोपेनहेगन डेनमार्क की। उसके मुताबिक इवन अ फ्यू डेज ऑफ डिसरप्शन इन सुएज कैनाल कुड एग्जैसरबेट दैट सिचुएशन। एग्जैसरबेट मीन्स कि एक ख़राब चीज़ को और ज़्यादा ख़राब या सिवियर करना। इवन अ फ्यू डेज ऑफ डिसरप्शन कैनाल कुड एग्जैसरबेट दैट सिचुएशन के जो सुएज कैनाल में डिसरप्शन हुई उसने इस सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर दिया था, मतलब कि और ज़्यादा डिलीवरी या ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा लेट हो गई। दिस वॉज नॉट द ओनली अनफोर्सीन कंसिक्वेंसेज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन ग्लोबल कॉमर्स। अनफोर्सीन मीन्स जिसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, जो कि पहले से नहीं बताया जा सकता, अनसर्टेन हो, जिस सर्टेनिटी के साथ मतलब श्योरिटी ना हो जिसमें। तो ये सिर्फ एक अनफोर्सिन कंसिक्वेंसेस मीन नतीजा या इसका इम्प्लीकेशंस नहीं है पेंडेमिक की ग्लोबल कॉमर्स पे, बल्कि वर्कर नीडेड टू अनलोड कंटेनर शिप वर रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम गोइंग टू शिपिंग डॉक्स। कि वो लोग जो शिप्स को में से सामान अनलोड करते थे, मतलब उतारते थे शिप में से कंटेनर्स वगैरह उतारते थे, तो उनको भी रिस्ट्रिक्ट मीन मना करना कि उनको शिप डॉक्स पे, शिप डॉक मीन्स जहाँ पे शिप आके खड़ी होती है और सामान अनलोड होता है और सामान उतारा जाता है, तो वर्कर्स को भी वहाँ पे जाने से रिस्ट्रिक्ट किया गया था, रोका गया था। अकॉर्डिंग टू आयन गोल्डन, प्रोफेसर ऑफ ग्लोबलाइजेशन एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आयन गोल्डन जो है वो ग्लोबलाइजेशन पे वर्क करते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं एज वी बिकम मोर इंटरडिपेंडेंट, जैसे हम एक दूसरे पे और ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इन्हिसार कर रहे हैं, वी आर एवन मोर सब्जेक्ट टू फ्रेजिलिटीज़ दैट अराइजेज एंड दे आर ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल। की फ्रेजिलिटीज़ मीन्स के नाजुक हालात या नाजुक सिचुएशंस, और अनप्रेडिक्टेबल मीन्स कि जिनका हम पहले से ही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जिनको पहले से ही बता नहीं सकते। तो ये कहते हैं कि जितने हम इंटरडिपेंडेंट ज़्यादा होते जा रहे हैं तो वी आर मोर सब्जेक्ट टू, मतलब हम ज़्यादातर और ज़्यादा नाजुक हालात या सिचुएशंस का हमें सामना करना पड़ता है या आ जाती हैं, हमें कन्फ्रंट करनी पड़ती हैं, और वो नाजुक हालात या सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, उनके बारे में हम पहले से कोई पेशेंट को ही नहीं कर सकते।
नो वन कुड प्रिडिक्ट अ शिप गोइंग अग्राउंड इन द मिडल ऑफ कैनाल। कोई भी पहले से ये बता नहीं सकता था कि बीच में कैनाल के या कैनाल के बीच में कोई कश्ती यूँ फंस जाएगी। जस्ट लाइक नो वन प्रिडिक्ट वेयर द पेंडेमिक वुड कम फ्रॉम। इसी तरीके से जैसे कोई भी जो है पेशेंट गोई नहीं कर सकता था कि ये पेंडेमिक कहीं से आएगा। जस्ट लाइक वी कांट प्रिडिक्ट द नेक्स्ट साइबर अटैक, जैसे हम नेक्स्ट जो है साइबर अटैक को भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और द नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस या नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस क्या होंगे उसको भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट वी नो, हम ये जानते इट्स गोइंग टू हैपन, कि ऐसा होगा। लाइकवाइज उसी तरीके से नो बडी कुड प्रिडिक्ट सम ऑफ द पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि कोई भी जो है ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकल क्या असरात होंगे उसको भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। द वर्किंग पॉपुलेशन मेड रिटर्डेंट मीन नौकरी से निकाल देना। बाय द रीलोकेशन ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी, रीलोकेशन मीन्स कि अपनी जगह से हटा के दूसरी जगह पे रखना, और प्रोडक्शन फैसिलिटी फ्रॉम अमेरिका टू चाइना, कि बहुत सारे वर्क एंड अदर कंट्रीज इन ईस्ट एशिया प्रोड्यूस्ड एंगर दैट लेड टू द पॉलिटिकल राइज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, कि यहाँ पे जो वर्किंग लोग जो काम करते थे, जो नौकरियों में थे, उनको नौकरियों से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन फैसिलिटी थी, जहाँ पे सामान बनाए जाते थे, जो इंडस्ट्रीज़ थी, उनको अमेरिका से हटा के चाइना और ईस्ट एशिया की में स्विच कर दिया गया था। वहाँ पे वो प्लांट्स लगाए गए। इसकी वजह से अमेरिका के लोगों को गुस्सा आया और उसकी वजह से उन्होंने पॉलिटिकल राइज हुआ डोनाल्ड ट्रंप का। एक्सप्लॉइटिंग दिस एंगर, ट्रंप वेंट ऑन टू बिकेम द अमेरिकाज 45th प्रेसिडेंट, और इसी गुस्से का फ़ायदा उठाते हुए ट्रंप जो है वो अमेरिका के 45th सदर बन गए। वैन इन अर्ली 21st सेंचुरी, 21वीं सदी के शुरू में, द चाइनीज़ डिसाइडेड टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लैंड बेस्ड कॉमर्स एज अ वे ऑफ कनेक्टिंग विद द वर्ल्ड टू द वेस्ट ऑफ इट्स बॉर्डर, कि चाइना ने ये सोचा, फोकस किया कि हम लैंड बेस्ड कॉमर्स को, मतलब ज़मीनी रास्ते को इख्तियार करें दुनिया से कनेक्ट होने के लिए, यूजिंग इट्स वेस्टर्न बॉर्डर, अपने वेस्ट के बॉर्डर्स को इस्तेमाल करते हुए, इसको यहाँ पे रेफ़र किया गया है सीपेक और ओबोर को। दे ऑफ कोर्स डिडंट हैव सुएज कैनाल काइंड ऑफ एक्सीडेंट इन द माइंड। उन्होंने तो वेस्ट के बॉर्डर को या लैंड रूट को प्रेफरेंस इसलिए दी कि उनके अपने अलग रीजन थे, पर उनके दिमाग में कभी भी ये नहीं था कि ऐसा कोई सी ट्रांसपोर्ट में सुएज कैनाल टाइप इंसिडेंट के बीच में शिप का स्टक हो जाना, जिसकी वजह से पूरी ट्रांसपोर्टेशन जो है इम्पेक्ट हुई, ऐसा कोई इंसिडेंट उनके दिमाग में नहीं था। दे वर मोर कंसर्न अबाउट टू एस्पेक्ट ऑफ कंटिन्यूड रिलायंस ऑन सी फॉर कॉमर्स। उनके दो जो हैं वो मेन एस्पेक्ट्स थे जिसकी वजह से वो सी पे तजारत के लिए, समंदर पे तजारत पर रिलायंस नहीं रखता चाहते थे। वन वॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसरप्शन कॉज्ड इन द नैरो स्ट्रेट ऑफ मलाका थ्रू विच शिप ले बिटवीन चाइना एंड यूरोप डेस्टिनेशंस पास्ट, कि वो इस चीज़ से डरते थे कि पॉसिबिलिटी है, मतलब कि इम्कानात हैं, डिसरप्शन मीन्स नॉर्मल फ्लो या नॉर्मल काम में खलल आने के, कॉज्ड इन द नैरो स्ट्रेट ऑफ मलाका। स्ट्रेट ऑफ मलाका बहुत ही नैरो, बहुत ही पतली स्ट्रेट है जिसमें से कश्तियाँ गुजरती हैं। तो उन चाइना के लिए ये मसला था कि उनका सामान जो है चाइना से यूरोप जो जाता था वो स्ट्रेट ऑफ मलाका के थ्रू जाता था। तो जब उन्होंने लैंड रूट्स बनाए तो उनका पर्पस ये था कि ये स्ट्रेट ऑफ मलाका में कोई मसला दरपेश ना आ जाए, तो इस वजह से उन्होंने लैंड बेस्ड कॉमर्स को जो है वो इनकरेज किया है, उसके लिए काम करना शुरू किया। दिस वॉज अ वर्नरेबिलिटी, ये एक वर्नरेबिलिटी मीन्स कि कमज़ोरी जिसको ओपनली अटैक किया जाए, डैमेज किया जाए, अगेंस्ट विच दे विश टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। वो स्ट्रेट ऑफ मलाका के डायलेमा को से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने लैंड बेस्ड कॉमर्स रूट को प्रेफरेंस दी। द अदर वॉज द कॉस्ट, दूसरा उनके लिए रीज़न क्या था जो उनको कॉस्ट चार्ज होती थी। यूजिंग द लैंड रूट दे कुड कनेक्ट द पाकिस्तान पोर्ट ऑफ गवादर टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना। यहाँ पे सीपेक के बारे में बताया गया है कि लैंड रूट के थ्रू क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान के गवादर पोर्ट को कनेक्ट कर सकते हैं और चाइना के वेस्टर्न पार्ट से, एंड वॉज अ क्विकर एंड चीपर वे टू मूव गुड्स एंड कमोडिटीज़ इन एंड आउट फ्रॉम चाइना। और वो एक बहुत ही आसान और सस्ता तरीका है चाइना से सामानों को लेके आने जाने का। मतलब चाइना से सामान आएगा पाकिस्तान से होता हुआ गवादर पोर्ट पे, और वहाँ से वो सी रूट को फॉलो करते हुए जाएंगे और वो डायरेक्टली स्ट्रेट ऑफ मलाका के जो रास्ता है उस टच नहीं करेंगे।
इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि व्हेन चाइना ऑफर्ड अ मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम टू डेवलप पाकिस्तान फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दे डिडंट कॉल इट एज चाइना पाकिस्तान डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जब चाइना वालों ने पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना चाहा, मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम किया कि पाकिस्तान के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को वो डेवलप करेंगे, तो उन्होंने उसे चाइना पाकिस्तान डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नहीं कहा, उन्होंने इसको पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा, क्योंकि वो उसे इकोनॉमिक पर्पस के लिए अपने ट्रेड रूट के लिए यूज़ करना चाह रहे थे। दिस एम्फोसिस इन अदर वर्ड्स वाज ऑन कनेक्टिविटी विद द चाइना, क्योंकि ये मेन कनेक्टिविटी को फोकस कर रहे थे चाइना से। हाउएवर, बहरहाल द सीपेक वाज फोकस ऑन लिंकिंग गवादर with the points in the autonomous region of Xinjiang didn't reduce the dependence on the Suez Canal। पर ये जो गवादर पोर्ट से लेके और जिनजियांग से कनेक्ट किया सीपैक के थ्रू, उसने सुएज कैनाल पे कोई भी डिपेंडेंस को कम नहीं किया। सुएज कैनाल का रास्ता फिर भी अडॉप्ट किया जाएगा। ऑन द अदर साइड ऑफ गवादर के दूसरे साइड पे चाइना बिगेन टू फोकस ऑन डेवलपिंग द एंशियंट पोर्ट ऑफ ट्रीस्टी ऑन द इटली एड्रियाटिक कोस्ट। चाइना ने अब जो है दूसरा गवादर के दूसरे साइड पे जो है इटली के कोस्ट को जो है डेवलप करना शुरू किया है। इट इज़ नॉट इनकंसीवेबल, ये बात हम नहीं सोच सकते। कंसीवेबल मीन्स कि सोचना या हमारे दिमाग में पैदा होना, कि ये हम इनकंसीवेबल मीन्स के जो हमारे दिमाग में ना आए। It is not inconceivable that the CPEC continue to expand in scope and the Chinese may invest in improving the Suez passageway by deepening and widening it। कि ये चीज़ भी हमारे दिमाग में आ सकती है, मतलब इसको हम सोचने से रोक नहीं सकते कि चाइना जो है सीपेक को और उसके दायरे को एक्सपेंड करेगा, फैलाएगा, और चाइना जो है स्विस कैनाल पैसेज वे को के रास्ते पे जहाँ पे ये एवरग्रीन शिप फंसी थी उसको एक्सपेंड कर सकता है और उससे वाइड करवा सकता है और उसे डीप करवा सकता है। दे हैव द टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस टू एग्जीक्यूट सच प्रोजेक्ट। उनके पास टेक्नोलॉजी भी है और पैसे भी हैं ताकि वो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकें। इन दिस ओपिनियन हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चला। यहाँ पे पहले ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन के बारे में बताया गया, उसमें आपके पास लोगों की इंफॉर्मेशन की और चीज़ों की एक्सचेंज बिटवीन द बॉर्डर्स विदाउट एनी बॉर्डर्स जो है वो बताया गया। उसके बाद एग्जांपल दी गई एप्पल के प्रोडक्ट्स की, फिर यहाँ पे रेफरेंस दिया गया इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल का जिसमें मर्दों की शर्ट के बनाने का और उसकी प्रोडक्शन के प्रोसेस को बताया गया। फिर यहाँ पे जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन एंड सेल के बारे में बताया गया। फिर उसके बाद स्विस कैनाल में जो एवरग्रीन शिप फंसी थी उसके बारे में बताया गया है, और कैसे ग्लोबल ट्रेड जो है वो ट्रेड एकदम से राइज हुआ है उसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद बताया गया है कि चाइना ने ट्रेड की लिए लैंड बेस्ड कॉमर्स को क्यों फोकस किया। तो चाइना को पहले से ये तो नहीं पता था कि स्वेज कैनाल में कोई डिस्ट्रप्शन आने वाली है, रादर उनके लिए डायलेमा ऑफ स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और कॉस्ट जो है वो दो फैक्टर थे जिसकी वजह से उन्होंने लैंड ट्रेड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी और उसके लिए अपने गवादर को यूटिलाइज़ किया। और फिर यहाँ पे ये बताया गया है कि भले चाइना ने लैंड का जो रास्ता लिया है, लैंड के रूट से लेते हुए उसने अपनी कॉस्ट को कम करते हुए मलाक्का स्ट्रेट के मसले को रिजॉल्व किया है, पर गवादर पोर्ट आने के बाद भी वो अगर उनकी ट्रेड सी के थ्रू होगी तो उसको स्विस कैनाल से फिर भी गुजरना होगा। तो फिर यहाँ पे एंड में बताया गया है कि चाइना के पास टेक्नोलॉजी भी है और फाइनेंस भी है, तो वो हम ये चीज़ भी सोच सकते हैं कि इन फ्यूचर चाइना जो है स्विस कैनाल के पैसेज वे को ज़्यादा डीप और वाइड भी कर सकता है। होप यू लाइक दिस opinion and its translation. Kindly share it with your friends and subscribe to my channel.